डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये है चैप्टर नंबर 10। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये इसका एक्सरसाइज जो है 10.1 वो हम कर सकें। ठीक है, तो लेट्स सी कि वो इसकी कुछ पहले डेफिनेशन डिफाइन वगैरह इसको करते हैं। तो पहले तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। व्हाट इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो ये उसकी डेफिनेशन है जी। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एन nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आप जब हायर ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की आती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या था? फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज a n of x d n y over dx। इसमें nth डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब n अगर 2 होगा तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, n 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, n 4 होगा तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल। इसी तरह से n जितना होगा वो उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हम nth ऑर्डर एक जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो क्या होगा? dn y over dxn plus an minus 1 of x dn minus 1 over dx n minus 1y and up to so on plus a1x dy over dx plus a naught x y is equal to g of x। ठीक है, सब्जेक्ट टू ये इसकी कंडीशंस होंगी। अब इनिशियल कंडीशंस कौन सी होती है? अगर एक ही पॉइंट पर कंडीशंस हैं, जैसे x नॉट पर ही सारी कंडीशंस हैं, तो सारी कंडीशंस अगर एक ही पॉइंट पर हो तो वो इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर हो तो वो कहलाती हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशंस और वो बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। तो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे होमोजीनियस। जी, ये होमोजीनियस इक्वेशन, असल में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो a linear nth order differential equation of the form an of x dn y over dx plus an minus 1 of x dn minus 1, ये nth डेरिवेटिव है, ये n minus 1 डेरिवेटिव है। ठीक है, ये n minus 1 डेरिवेटिव, इसी तरह से n minus 2 अप टू सो ऑन। कहाँ तक? ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंपल y के फंक्शन। अगर ये इक्वल टू जीरो हो, यानी कि जो इस साइड पर जी ऑफ एक्स होता है वो अगर जीरो हो, तो फिर हम इसको होमोजीनियस कहते हैं। वेयर एज एन इक्वेशन सेम वही इक्वेशन, लेकिन आगे इधर जी ऑफ एक्स का फंक्शन हो विद जी ऑफ एक्स नॉट आइडेंटिकली जीरो। अगर तो ये जीरो होता है तो फिर तो ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। अगर ये जीरो नहीं होता तो इसको हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, इज दैट टू बी नॉन होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल 2y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम माइनस 5y इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, एक तो सेकंड ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 2 है, सेकंड डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। जबकि अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये वाली जो लिखी हुई है एक्स क्यूब वाई ट्रिपल प्राइम प्लस 6y प्राइम प्लस 10y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो होगी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है जी? इन कैलकुलस डिफरेंशिएशन often denoted by in calculus differential in calculus differentiation is often denoted by the capital letter t। तो डेरिवेटिव को हम कैलकुलस में डी कैपिटल डी के साथ भी डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ भी डिनोट करते हैं, एफ प्राइम के साथ भी, वाई प्राइम के साथ भी डिनोट करते हैं, वाई वन वाई टू के साथ भी डिनोट करते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो इस वक्त हम डिफरेंशियल ऑपरेटर इसकी बात कर रहे हैं, डी की, कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी की बात कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होता है? ये डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हम डी वाई लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यानी कि सिंपल मैं इसको ऐसे लिखूं अगर कि डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी ऑफ वाई, ठीक है। यानी कि डी ओवर डी एक्स ये किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से वाई को रेज करें, इधर से भी वाई को रेज करें, तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दोनों ही डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी ओवर डी एक्स भी और डी। तो हम यहाँ पर डी कैपिटल डी यूज करेंगे एज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर। द सिंबल डी इज कॉल्ड, यहाँ पर आप ये देखिए, द सिंबल डी इज कॉल्ड a differential operator because it transforms a differentiable function into another function, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। फॉर एग्जांपल डी ऑफ cos 4x, यानी कि cos 4x का डेरिवेटिव वो क्या होगा, -4 sin 4x। अब ये एक फंक्शन था cos 4x, इस पर डी अप्लाई किया तो इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको किसी और फंक्शन में, वो कौन सा है, -4 sin 4x। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है 5x³ - 6x², इस पर डी ऑपरेट करे किया तो वो क्या नया फंक्शन बन गया 15x² - 12x, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डी इन अ नेचुरल मैनर। मसलन हायर ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव को हम डी स्क्वायर के साथ डिनोट करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव को डी क्यूब के साथ, फोर्थ डेरिवेटिव को डी की पावर 4, फिफ्थ डेरिवेटिव को डी की पावर 5 एंड अप टू सो, ठीक है। वो कैसे, एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डी, ठीक है। अब ये देखें डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डी डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमारे पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, y डबल प्राइम प्लस 5y प्राइम प्लस 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई प्लस 5dy प्लस 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। यानी कि हम डेरिवेटिव को कैपिटल डी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अब ये भी कह सकते हैं, ठीक है। थ्योरम में आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेट y1 y2 अप टू सॉन yk बी सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 20। अब जो ये इक्वेशन का ऊपर नंबर दिया हुआ है जो 29 हमने पढ़ी है, ये वाली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या है जी, अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन, अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, y is equal to c1 y1 of x plus c2 y2 of x up to so on ck y of x where ci जो कि कांस्टेंट्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज आल्सो सॉल्यूशन ऑन द इंटरवल। अच्छा, अब ये थ्योरम हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है, nth ऑर्डर की है तो उसमें ये उसके सॉल्यूशन है, y1 भी इसका सॉल्यूशन है, y2 भी सॉल्यूशन है, y3 भी, y4 भी, y5 भी, yk तक ये सारे उसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके n सॉल्यूशन होंगे, y1 y2 y3 y4 yn तक ये सारे सॉल्यूशन होंगे। अब ये थ्योरम हमें ये बता रहा है कि अगर ये सारे सॉल्यूशंस हैं तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस c4 y4, वो सारा तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है वो भी उसका सॉल्यूशन होगा। समझ आ रही है ना बात, एक होमोजेनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसके n सॉल्यूशन है या k सॉल्यूशन है, यहाँ पर k है तो k उसके सॉल्यूशन है, y1 y2 y3 अप टू सॉन yk, तो वो जितने भी k सॉल्यूशंस है अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो वो भी उसका सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। इसी से आगे क्रोलरी है कि a constant multiple of y is equal to c1 y1 of a solution y1 of x of homogeneous linear differential equation is also a solution। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक सॉल्यूशन है y1, ठीक है, y1 एक सॉल्यूशन है,
तो y1 जब सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि इसका जो कांस्टेंट मल्टीपल है वो भी इसका सोल्यूशन, मतलब c1y, वो भी c1 का मतलब कोई भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं ना, c1y, तो वो भी इसका सोल्यूशन होगा। मिसाल के तौर पर 5y1 भी सोल्यूशन होगा, 6y1 भी सोल्यूशन होगा, 10y1 भी सोल्यूशन होगा, 100y1 भी सोल्यूशन होगा। तो कोई भी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करें इस y1 के साथ, जो y1 सोल्यूशन होगा, तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें वो भी इसका सोल्यूशन ही रहेगा, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू सी y1, ये भी सोल्यूशन होगा अगर उसका y1 सोल्यूशन है तो। दूसरे नंबर पर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पोजेसेस द ट्रिवियल सोल्यूशन। ये आप लोगों ने याद रखना है कि होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के बारे में नहीं, होमोजेनियस अगर लीनियर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन उसका लाजमी एग्जिस्ट करेगा। 0 इज अ सोल्यूशन, तो लाजमी इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग x, ये दोनों सोल्यूशन है, आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के दोनों सोल्यूशन है ऑन द इंटरवल 0 to ∞। तो बाय दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये जो ऊपर हमने थ्योरम पढ़ा इसके मुताबिक y इज इक्वल टू c1 x स्क्वायर प्लस c2 x स्क्वायर नेचुरल लॉग x, इनका लीनियर, दोनों सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद आती है लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस। ये आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट और लीनियर, इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट। अब ये क्या होता है, यहाँ पर हम इसको एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन में या फंक्शन के तौर पर क्या लें, तो a set of functions f1 f2 up to so on fn is said to be linearly dependent on the interval I if there exist constant c1 c2 up to so on cn not all zero। ये पॉइंट नोट करने वाला है, सच दैट c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस अप टू so on प्लस cn fn इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, फॉर एवरी x इन द इंटरवल इफ द सेट ऑफ फंक्शंस इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द इंटरवल इट इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर तो ये सारे कांस्टेंट, यहाँ पर गौर से सुन लें, ये सारे कांस्टेंट c1 c2 c3 c4 जितने भी कांस्टेंट हैं, ये सारे कांस्टेंट अगर जीरो होंगे, ऑल जीरो, तो फिर वो ये फंक्शंस इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर इनमें से एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो आ जाए तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाए। एक भी कांस्टेंट, अगर तो सारे के सारे कांस्टेंट जीरो हैं तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जांपल आपको दूं कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ f1 f2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन -∞ to ∞। ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का क्या तरीका है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम रॉन्स्कियन के जरिए चेक करते हैं, इसको बोलते हैं रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन, ठीक है। तो W की आवाज नहीं देनी, रॉन्स्कियन, रेस रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन क्या चीज़ होती है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन f1 f2 fn फंक्शन जो हैं n-1 टाइम्स डिफरेंशिएबल हो, या हम कह सकते हैं possesses at least n-1 डेरिवेटिव्स, या n-1 टाइम्स की डिफरेंशिएबल हो, तो फिर इनका डिटर्मिनेंट किसका, f1 f2 अप टू so on fn, फिर आगे इसका डेरिवेटिव है f1 डैश f2 डैश अप टू so on fn डैश, एंड इसी तरह से f1 n-1 का n-1 डेरिवेटिव्स तक, तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको हम रॉन्स्कियन बोलते हैं। तो वेयर द प्राइम डिनोट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड द रॉन्स्कियन ऑफ द फंक्शन। तो अब ये रॉन्स्कियन हमें बताएगा कि ये फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, कैसे बताएगा वो हम इस थ्योरम में देखते हैं।
let y1 y2 so on yn be n solutions of the homogeneous linear nth order differential equation, ठीक है, on an interval I, then the set of solutions is linearly independent on I if and only if Wronskian is not equal to 0, ठीक है, for every x in the interval. अब ये पॉइंट नोट कर लें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, सॉल्यूशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जो Wronskian है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। Wronskian क्या है, हमने इस ये जो आपके सामने मैट्रिक्स बना है इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो अगर तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जितने भी फंक्शन है ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका है। उसके बाद डेफिनेशन है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, एनी सेट y1 y2 up to so on yn of n linearly independent solution of homogeneous linear nth order differential equation on an interval I is said to be fundamental set of solution on the interval। अब ये जितने भी y1 y2 जितने भी सॉल्यूशंस होंगे अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो इसको हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस कहेंगे। सारे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस y1 y2 y3 y4 yn का ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इसको हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, देयर एग्जिस्ट अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन फॉर द होमोजेनियस लीनियरली nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन इंटरवल I, यानी कि जो भी लीनियरली nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें का आपका फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या चीज़ है, लेट y1 y2, अब ये सारे सॉल्यूशंस है क्या है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, इसका मतलब है ये सारे इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, तो ये सॉल्यूशंस हैं तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कह सकते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बोलते हैं ऑफ होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन इंटरवल I, then the general solution of the equation on the interval is, ये जनरल सॉल्यूशन होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल्स, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन है y1 y2 y3 उनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस c4 y4, जितना जहां तक वो होगा, अगर n तक है तो cn yn तक, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल द फंक्शन y1 e raised to power 3x and y2 e raised to power minus 3x are both solutions of the homogeneous linear equation। अब ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। अब हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट हैं, तो कैसे पता चलेगा, ये Wronskian इसका लेंगे। अब Wronskian का क्या तरीका है, e raised to power 3x ये वाला, e raised to power minus 3x और इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो -6 आया जी नॉन जीरो, तो जब नॉन जीरो है तो इसका मतलब है ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e raised to power 3x plus c2 e raised to power minus 3x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया होमोजेनियस फंक्शन के लिए। अब जनरल सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अगर कोई नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आ जाती है तो फिर let yp be any particular solution of the non homogeneous linear nth order differential equation, ठीक है। अब yp एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, वो पहले हमने डिस्कस किया हो। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी अगर कोई है तो नॉन होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन इंटरवल I and let y1 y2 up to so on yn be a fundamental set of solutions of associated homogeneous differential equation on I, then the general solution of the equation on the interval is, ये जनरल सॉल्यूशन होगा जी y1 y is equal to
c1 y1 plus c2 y2 plus up to so on cn yn plus yp। अब ये किसका होगा? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये करेंगे, इसको समझने की जरूरत है कि अगर तो होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, तो फिर सिर्फ जो जनरल सोल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3y3 प्लस सो ऑन प्लस cn yn तक, यही जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर जनरल सोल्यूशन क्या होगा? इसके साथ प्लस वाई पी भी लगाएंगे, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स बन गए, एक ये पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया। अब इस पार्ट को हम जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होंगे, इसको हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोलेंगे। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन। कौन से? एक ये पार्ट आ गया और एक ये वाई पी। एक को वाई सी कहेंगे और एक को वाई पी कहेंगे। तो वाई सी क्या है? इसको हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे। और ये वाला कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, ये सारा c1 y1 प्लस c2y2 प्लस सो ऑन प्लस cn yn। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब जब जनरल सॉल्यूशन हम नॉन होमोजेनियस का फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो चीजें होंगी, दो फंक्शन होंगे, सम ऑफ टू फंक्शन वाई सी प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करना। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास एक पहले सिंगल एक जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए वाई प्राइम प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई प्राइम यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वाई प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाता है? के वाई बन जाता है, ठीक है। अच्छा, वाई प्राइम इज इक्वल टू के वाई, यहाँ से ये फाइंड आउट होता है वेयर के इज अ कांस्टेंट। दिस ऑब्जर्वेशन रिवील्स द नेचर ऑफ द अननोन सॉल्यूशन वाई। अच्छा, ये चीज यहाँ पर ये नोट करें, यहाँ से लेकर यहाँ पर द ओनली नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्री फंक्शन whose derivative is a constant multiple of itself। ये देखें ना, ये जैसे y prime is equal to ky है, whose derivative is a constant multiple of itself is an exponential function। वो हमेशा e raised to power mx, m कोई ना कोई एक नंबर होगा, कोई एक रूट होगा उसका, यही होगा। तो उससे हमें ये मेथड बनाते हैं क्या? if we substitute y is equal to e raised to power mx and y prime, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अगर हम y is equal to e raised to power mx इसमें पुट करते हैं कोई भी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जब e raised to power mx का डेरिवेटिव लेंगे तो m e raised to power mx बन जाएगा। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a m e raised to power mx प्लस b e raised to power mx। तो यहाँ से अगर हम e raised to power mx कॉमन लेंगे तो a m प्लस b इक्वल टू 0। सिंस e raised to power mx is never 0, तो ये तो e raised to power mx तो कभी 0 नहीं हो सकता। For real value of x, the last equation is satisfied only when m is the solution of the root of the first degree polynomial equation am plus b is equal to 0. For this single value m, y is equal to e raised to power mx is the solution of the differential equation। यानी कि m भी इसका solution है और e raised to power mx भी इसका solution होगा differential equation, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है और फिर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लेते हैं एक स्पेशल केस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन a y डबल प्राइम प्लस b y प्राइम प्लस c y is equal to 0 where a b and c are constant। if we try to find the solution for from of the form y is equal to e raised to power mx, हम इस फॉर्म का सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। अब आपको ये बताता चलूं कि ये जो हम कर रहे हैं ये अब हम 10.1 का स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने 10.1 करनी है उसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो y is equal to e raised to power mx, then after substitution of y prime is equal to
y हमारे पास e रेज टू पावर mx, अब ये हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर mx इज द सॉल्यूशन। फिर y प्राइम y डबल प्राइम, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो थर्ड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है तो y ट्रिपल प्राइम भी ले लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो फिर ये इक्वेशन इसमें पुट कर दी, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, e रेज़ टू पावर mx into am square plus bm plus c is equal to 0. As in the introduction we argue that because e raised to power mx is never 0, ये 0 नहीं होगा, लिहाजा ये वाली वैल्यू 0 होगी, am square plus bm plus c is equal to 0। ठीक है, अब ये क्या है, can satisfy the differential equation 34 is when m is chosen as a root of the quadratic equation। अब ये हमारे पास एक quadratic equation बन गई, इसी को ही हम auxiliary equation कहते हैं। अब auxiliary equation में ये जो m हम फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, रूट फाइंड करेंगे डेफिनेटली। रूट कैसे फाइंड करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह से सॉल्व करते हैं वो उस तरह से आप सॉल्व कर लें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो चाहे जिस मर्जी मेथड से करें, तो सॉल्व करेंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, वो वहाँ हम y इज इक्वल टू mx में पुट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन आते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी पता है कौन कौन से सॉल्यूशन आते हैं। एक तो m1 एंड m2 रियल आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरे नंबर पर रियल एंड इक्वल, और तीसरे नंबर पर कॉम्प्लेक्स। ये तीन तरह के रूट्स आते हैं। तो अब जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन तरह के रूट्स आएंगे, तो हमने अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाना है वो कैसे बनाना है, ये हमारे लिए सोचने वाली बात होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास तीन तरह के ये बन जाते हैं केसेस। तो अब देखते हैं कि तीन तरह के केसेस हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे। पहले नंबर पर अगर तो हमारे पास रूट्स जो आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो डिस्टिंक्ट भी आते हैं और रियल भी आते हैं, यानी कि डिफरेंट आते हैं और रियल आते हैं। एक तो रियल और डिस्टिंक्ट दोनों अलग अलग आते हैं, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, फिर ये सॉल्यूशन होगा y is equal to c1 e raised to power m1x plus c2 e raised to power m2x। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर अगर रिपीटेड रियल रूट्स आते हैं, अब रियल भी हैं लेकिन रिपीटेड है, यानी कि एक जैसे ही, मसलन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और आंसर आ गया 2 और 2, 2 और 2 दोनों सेम आ गए, तो फिर क्या होगा, फिर हम इस तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे y is equal to c1 plus c2x into e raised to power m1x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर तीन आ जाते फंक्शन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक की बजाय इक्वेशन होती है थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री, हम उसी तरह से ये साथ में इंक्रीज कर देंगे। अगर थर्ड डिग्री है तो वो साथ में उसी तरह से ये इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैं इधर आपको नोट करवा देता हूँ, अगर थर्ड डिग्री है तो जारी बात है वो साथ में c3 e रेज़ टू पावर m3x आ जाएगा, ऊपर पावर में m3x। ठीक है, और इसी तरह से अगर फोर्थ डिग्री है तो c4 e रेज़ टू पावर m4x, ये साथ में ऐड होता जाएगा जितने भी ऑर्डर की डिग्री होगी। इस तरह से अगर ये है थर्ड डिग्री है तो साथ में इधर c1 है प्लस c2x है प्लस c3x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ पर आगे, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर क्या आएगा, c3x स्क्वायर। ठीक है, और अगर c3x स्क्वायर, तो अगर फोर्थ ऑर्डर होगी तो साथ में प्लस c4x3 आ जाएगा। ठीक है, साथ में ये आ जाएगा और c4x क्यूब। ठीक है, इसी तरह से जो भी डिग्री ऑर्डर की जिस ऑर्डर की भी इक्वेशन होगी उसी हिसाब से ये आगे हो जाएगा। अच्छा, थर्ड केस क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की शक्ल में।
ठीक है। अब कम्प्लेक्स रूट्स जब भी आते हैं तो वो पेयर की फॉर्म में आते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर, ये फाइनली मैं इसका आपको बता देता हूँ, ये हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से y इज इक्वल टू e रेज टू पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। जब कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स रूट्स आने हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, इस फॉर्म में, तो आपने उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख देना है, ये वाली फॉर्म में, e रेज टू पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। इसी तरह से अगर चार होंगे, जारी बात है, अगर ये कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं या तो दो होंगे या चार होंगे, तो अगर चार होते हैं तो फिर आपने प्लस आगे साथ में e रेज टू पावर मजीद फिर एक दफ़ा इसी तरह से यही लिख देना, और आगे c3 और c4 साथ में लिख देना, ठीक है। इस तरह से ये आगे आपके कन्वर्ट हो जाए। चलिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 क्वेश्चंस है, ये सॉल्व किए हुए हैं, इधर ये देखें, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन से ये सॉल्व किया और इसका आंसर ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से इसका आंसर, और ये कम्प्लेक्स रूट्स के लिए इसका आंसर, ठीक है। Recording stopped. तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। 10.1 के